वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज मैं आपके साथ एक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट जिसमें आप सभी आई एम प्रिटी श्योर डिफिकल्टी कहीं ना कहीं फेस करते हैं अगर आप ज्यादातर मूट कोर्ट के फैन नहीं थे तो स्पेसिफिकली यानी कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। मैं आज आपसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्लैट पीजी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इसके ऐसे टॉपिक्स हैं जो मस्ट हैं आपको कवर करने ही चाहिए, और साथ ही साथ एक छोटा सा एक सरप्राइज भी है जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द सेशन। तो आज के सेशन में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा पहले, वैसे तो आप सभी कहीं ना कहीं आप जानते ही होंगे, बट क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉर्मेट और पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक फेमिलियरिटी डेवलप हो जाए। फिर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्लैट के लिए इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों हो जाता है, किस तरह के क्वेश्चन देखो क्लैट पूछता है, तो एक सैम्पल स्टाइल क्वेश्चन भी हम यहाँ पे देखेंगे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ओवरऑल सिलेबस क्या है, उस ओवरऑल सिलेबस में से कई बार लगता है ना इंपॉर्टेंट बस पता चल जाए तो फिर प्रिपरेशन इजी हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, एक्सपेक्टेड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस साल आ सकते हैं, और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड को समझते हुए, मतलब लास्ट कुछ साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं उसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस जिस तरह से आए हैं, तो कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी है यहाँ पे, कुछ एक्सपेक्टेड पैराग्राफ्स भी है कि पैराग्राफ्स किस एरिया से आ सकते हैं, और कुछ यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। लास्ट तक मेरे साथ यहाँ पे बने रहना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन। क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन आता है। देखो, राइट, दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। टोटल आपसे 120 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा। अब थोड़ा सा इसमें चेंज ये है कि पहले एक लॉन्ग पैराग्राफ आएगा, फिर पैराग्राफ बेस्ड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट, इसे आपको अटेम्प्ट करने के लिए 2 आवर्स मिलेंगे, यानी 120 मिनट्स। हर सही क्वेश्चन पे जहां पर 1 मार्क है, वही हर गलत क्वेश्चन पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पे मार्क करना है। पैराग्राफ पैसेज बेस्ड इसका फॉर्मेट है। ज्यादातर इसके क्वेश्चंस बनते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। हालांकि अभी धीरे धीरे हम एक शिफ्ट देख रहे हैं कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से काफी क्वेश्चंस आते थे, 40-50 क्वेश्चंस आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब 20 to 25 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना वो टोटल क्यूमुलेटिवली अच्छा खासा स्कोर ले लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपका अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। राइट, अब यहाँ पे ना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पे अच्छा खासा मार्क्स भी कैरी करता है। राइट, ये एक तरीके का ग्लोबल एक्सपोजर है, और इस साल इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड बहुत सारी जो है चीजें हुई भी हैं। जैसे कि अगर आपसे मैं बात करूं तो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन, इजराइल एंड ईरान की सिचुएशन, लॉन्ग टाइम चली आ रही जो है पैलेस्टाइन के साथ इजराइल की सिचुएशन। राइट, तो काफी सारी जो है सिचुएशन चल रही हैं। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के अगेंस्ट में वही केस भी फाइल कर दिया है आईसीजे में कि पैलेस्टाइन के साथ जो हुआ वो एक तरीके का जेनोसाइड है। तो काफी सारे जो है ना इश्यूज इस साल जो है ग्लोबल लेवल पे है। तो इस वजह से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स केसेस, रेफ्यूजी इशू, वॉर जोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बिगेस्ट एग्जांपल व्हाई पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, क्योंकि इस साल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेके कि भाई रेफ्यूजी स्टेटस देना है नहीं देना है, डिपोर्टेशन करना है तो किन क्राइटेरियाज को ध्यान में रख के करना है, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए या नहीं डिपोर्टेशन करते वक्त। राइट, जो कैंप्स की सिचुएशन है वो किस तरह की सिचुएशन है, हाइजीन है या नहीं, सैनिटेशन है या नहीं, बेसिक ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं या नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया है, क्या इंडिया रेफ्यूजी रिकॉग्नाइज भी करता है।
राइट। तो इस वजह से देखो काफी इस साल इंसिडेंट्स हुए हैं जिस वजह से चांसेस है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाए। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे पैसेजेस मिलना भी बहुत इजी है। सिर्फ आपको जजमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप किसी आर्टिकल से, आप किसी भी ओपिनियन से, आप किसी भी बुक से भी एक पैसेज वहां से पिक कर सकते हो और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के क्वेश्चंस है ना वो भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर के बात करूं तो कम से कम 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से आए थे। सो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछा जा सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इसे टारगेट करोगे तो एक अच्छा स्कोर लाना इजी है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑल इट नीड्स इज लॉजिक टू अप्रोच दैट सब्जेक्ट, राइट। अच्छा, अब देखो किस तरह की क्वेश्चंस क्लैट पूछता है, राइट। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्लैट में पूछा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ एक्स इंजूरिया जस्ट नॉन ऑडिटर है वो किस बारे में बात कर रहा है? रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, क्लेम फॉर जेनोसाइड की बात कर रहा है, या फिर इम्यूनिटी ऑफ फॉरेन स्टेट की बात कर रहा है। तो एक टॉपिक है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे ये मैक्सिम डिस्कस किया गया है जो बात करता है कि अगर यहाँ पे किसी स्टेट ने ट्रीटी वॉयलेट करी है, ट्रीटी ब्रीच करी है, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है उसका डैमेज, उसका कॉम्पनसेशन देंगे। तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी आप ही बेयर करेंगे। एक्स इंजूरिया जस्ट नॉन ऑडिटर द करेक्ट आंसर। तो अगर एक सब्जेक्ट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है ना, आप पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं, तो कंसेप्ट समझते हैं, आपके फाउंडेशन और बेसिक क्लियर है, तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। तो अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप किसकी करनी है, तो ये ओवरऑल सिलेबस है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी कौन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। सो ओवरऑल सिलेबस में देखोगे तो नेचर, डेफिनेशन, राइट, स्कोप ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो उसका ओवरव्यू है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्सेस पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे, उसमें ट्रीटीज, कन्वेंशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजन, चारों ही सोर्सेस इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी इसमें थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ट्रीटी एक प्राइमरी सोर्स है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। तो ट्रीटी को यहाँ प्लीज थोड़ा सा हो सके तो डिटेल में पढ़िएगा, राइट। वीसीएलटी, वियना कन्वेंशन एंड लॉ ऑफ ट्रीटी को प्लीज डिटेल में यहाँ पे पढ़िएगा। फिर म्यूनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ मोनिस्टिक थ्योरी, ड्यूलिज्म थ्योरी, उसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। ट्रीटी की बात करेंगे तो वीसीएलटी, वीसीएलटी से रिलेटेड आर्टिकल, वीसीएलटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रीटी फॉर्म होती है, इंटरप्रेट होती है, टर्मिनेट होती है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, स्टेट सोवरेनिटी का कंसेप्ट है, रिकॉग्निशन का कंसेप्ट है। रिकॉग्निशन पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन, डी जॉर, डी फैक्टो, थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, डेक्लेरेशनरी थ्योरी, राइट। कुछ डॉक्ट्रिन्स आती हैं रिकॉग्निशन में, एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन आती है आपकी, राइट, हेल्स्टीन डॉक्ट्रिन आती है आपकी, स्टिम्सन डॉक्ट्रिन आती है आपकी, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन आता है, वो याद से जरूर पढ़ लीजिएगा। जब आप स्टेट सक्सेशन पढ़े तो स्टेट सक्सेशन में दो इंपॉर्टेंट तरीकों से स्टेट सक्सेशन होता है, यूनिवर्सल सक्सेशन एंड पार्शियल सक्सेशन, वो आपको पता होना चाहिए। किन किन तरीकों से सक्सेशन होता है, भाई मर्जर के थ्रू बहुत सारी 15 कंट्रीज मिलकर यूएसएसआर भी बनाती हैं, और वहीं डिसमेंबरमेंट के थ्रू जहां 1921 में यूएसएसआर बना था वहीं 1991 में वो अलग भी हो गया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर आर टू वेज, डीकोलोनाइजेशन करके भी स्टेट सक्सीड होते हैं, स्टेट ताकि वर्ल्ड वॉर टू की तरह अनेक्सेशन के थ्रू भी सक्सीड होते हैं, जैसे कि पोलैंड और फ्रांस के केस में हुआ था, राइट। सिजेशन भी एक तरीका होता है स्टेट सक्सेशन का, वो आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव थ्योरी, कंटिन्यूटी थ्योरी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ सक्सेशन आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या स्टेट होता है, इंडिविजुअल होता है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। मूविंग ऑन टू
सिलेबस अगर मैं बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस कवर करोगे तो इसके सारे ऑर्गन्स एंड चार्टर जरूर कवर करना साथ में। यूनाइटेड नेशंस में जो एक ऑर्गन है, मतलब जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इसका ट्रस्टीशिप काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको प्लीज अलग से प्रिपेयर करना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जरूर प्रिपेयर करना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जरूर प्रिपेयर करना। ह्यूमन राइट्स का क्या रोल है इंटरनेशनल लॉ में, यहाँ पे आप बिल ऑफ राइट्स कवर कर सकते हो, राइट। तो बिल ऑफ राइट्स मतलब यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आईसीएससीआर, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लॉ ऑफ सी जरूर कवर करिएगा। एक बार को एयर एंड स्पेस आप स्किप कर सकते हो, लेकिन लॉ ऑफ सी जरूर कवर करना। स्पेसिफिकली यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन से यूनिक लॉस तक हम कैसे आए, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि टेरिटोरियल वाटर्स, कंटीजियस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनोसेंट पैसेज क्या होता है, ये जरूर आप कवर करिएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैसे पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करता है, यानी कि पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन का क्या रोल होता है उसमें, इंटरनेशनल कोर्ट्स का क्या रोल होता है, वो आपको पढ़ना जरूरी है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है ना, जो आजकल चल रहे हैं, वो आपको कवर करना बहुत जरूरी है। जो रिसेंट ट्रीटी से रिलेटेड है, 2025 के ईयर से रिलेटेड है, उसको स्किप नहीं करना है, राइट। ये अभी तक मैंने आपसे ना ओवरऑल सिलेबस की बात की थी। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते हो। पहला है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आर्टिकल 38, एक एक सोर्स रिलेटेड टू द आर्टिकल एंड रिलेटेड टू केस लॉ। मतलब अगर मैं ट्रीटी की बात करूं यहाँ पे, तो नॉर्थ कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। मैं कस्टम की बात करूं यहाँ पे, तो एसएस लोटस केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करूं तो मैब्रोमैटिस का सबरोगेशन हो या फिर रेपरेशन में चॉर्सो फैक्ट्री केस हो, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुडिशियल डिसीजन की बात करूं, राइट, तो निकारागुआ वर्सेस यूएसए है, रेपरेशन के केसेस के जुडिशियल डिसीजंस हैं, या फिर फिशरीज केस है, कितने ही केसेस में यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स की बाउंड्री ड्रॉ की गई है, वो सारे केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सोर्सेज आपको केसेस के साथ करने पड़ेंगे। ट्रीटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज को याद से करिएगा। आर्टिकल्स तक इसके पढ़िएगा कि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेट सोवरेनिटी एंड रिकॉग्निशन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, right? United Nations and specifically International Court of Justice and International Criminal Court. United Nations का चार्टर, उसका पर्पस, उसका प्रियम्बल, उसका ऑब्जेक्टिव, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में जो सारे के सारे ऑर्गन्स डिफाइंड है वो, और स्पेसिफिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज अ ऑर्गन आपको जरूर करना है। कुछ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि यूडीएचआर, आईसीसीपीआर, आईसीएससीआर, हेग कन्वेंशंस, जेनेवा कन्वेंशंस इंक्लूडिंग एडिशनल प्रोटोकॉल एंड जेनोसाइड कन्वेंशन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हो या फिर सिक्योरिटी काउंसिल का हो, इसे आपको जरूर करना है। दीज आर योर फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस साल एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं, तो पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद आई केम अप विद अ लिस्ट की हो सकता है कि इन टॉपिक्स से आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाएं, राइट। बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर फंडामेंटल क्लैरिटी ही नहीं है, फाउंडेशन ही बिल्ड नहीं हुआ है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आंसर होंगे। तो वो फाउंडेशनल क्लैरिटी डेवलप करने का एक बढ़िया सा रास्ता बताऊं, ये देखो, ये है वो रास्ता, यानी कि टॉप रैंकर्स। अगर आप टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज देखते हैं। आपके लिए जो कोर्स इंपॉर्टेंट है वो है क्लैट एलएलएम। या सिर्फ क्लैट के लिए नहीं है, आप किसी भी एलएलएम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आप एलिट अगर टारगेट कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, आईएलआई टारगेट कर रहे हैं, या आप आईपीआर में आईआईटी खड़गपुर टारगेट कर रहे हैं, एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन
फॉर LLM, उसका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो है लीगल एज आफ्टर कॉलेज, राइट। यहाँ पे आपके लिए जो है फुल कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस के साथ साथ क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। और ये कोर्सेज आपको क्या देते हैं, ये देखिए, राइट। ये कोर्सेस आपको देते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, सबसे पहले तो ठीक है। यहाँ आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी हर उस सब्जेक्ट पे जो कि कौन आपके LLM के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मानसी मैम की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास है, राइट, जो कि होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, आपकी लाइव क्लास भी होती है और आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है। जैसे आज जो है यहाँ युवाक्षी मैम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाने वाली हैं, राइट। कई बार हम समझते हैं कि स्टूडेंट ना लाइव क्लासेस नहीं देख पाते क्योंकि वो या तो इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, फाइनल ईयर कॉलेज में होते हैं। तो आप इन्हें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। कई बार जब हम रिकॉर्डेड देखते हैं ना क्लासेस, तो हमें डाउट्स आते हैं। तो ये डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। यानी कि आपके पास एक तो 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन ग्रुप है, जहां आप अपने फैकल्टीज को डायरेक्ट रीच आउट करके अपना ये डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम है। यहाँ आप डायरेक्ट 1 to 1 अपनी फैकल्टी से बात कर सकते हो, ना कि सिर्फ डाउट रिजॉल्व करने के लिए, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन डिस्कस करने के लिए। और अगर एंजाइटी भी हो रही है ना, तो भी अपनी फैकल्टी से बात करो और वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। क्लासेस हो गई, पर सेल्फ स्टडी भी तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम जो है स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं। या ये स्टडी मटेरियल सिर्फ सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है गाइस, ये सब्जेक्ट केसेस के लिए भी है। हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, और साथ ही साथ 2025 के सारे केसेस, 2024 के सारे केसेस, 2023 के केसेस, एंड नॉट जस्ट दैट, अब तक के सारे लैंडमार्क केसेस भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, राइट। अब क्लासेस हो गई, आपने सेल्फ स्टडी कर ली, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है या नहीं। तो वो प्रैक्टिस तुम्हें यहाँ मिलेगी। यानी कि यहाँ तुम्हें मिलेंगे n नंबर ऑफ MCQs, राइट। तुम जितने चाहे MCQs उतने सॉल्व करो, सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड 50+ मॉक टेस्ट, तुम्हें सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा, राइट। तो अगर मैं तुम्हें एक्सपेक्टेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे भी दूं, पर जब तक फाउंडेशनल क्लैरिटी नहीं होगी, स्कोर नहीं आएगा। एंड इफ यू आर सीकिंग टू डेवलप अ फाउंडेशनल क्लैरिटी, गो एंड एक्सप्लोर द कोर्सेज। आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स यूज कर सकते हो, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बट फाउंडेशनल क्लैरिटी डेवलप करना आपका टारगेट होना चाहिए। और गुड न्यूज खत्म नहीं हुई है, एक गुड न्यूज वीडियो के एंड में भी है, तब तक वेट करना, राइट। अब देखो, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, तो कुछ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद वी केम अपॉन सर्टेन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जिसपे इस साल क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। जैसे कि कोई इंटरनेशनल ट्रीटी को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसके इंटरप्रिटेशन से लेकर अगर कोई क्वेश्चन है, राइट, तो आपसे ट्रीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। VCLT यानी वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ, ट्रीटी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अगर किसी भी जुरिस्डिक्शन या इम्यूनिटी की बात है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। कोई भी अगर स्टेट रिकॉग्निशन का मैटर है यहाँ पे, या फिर किसी के स्टेट की सोवरेनिटी से रिलेटेड मैटर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, क्योंकि इस साल हमने ना बहुत सारी वॉर्स लाइक सिचुएशन देख ली है, वॉर नहीं बोलूंगी, वॉर लाइक सिचुएशन देख ली है। तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का जुरिस्डिक्शन हुआ, उसका रोल हुआ, रोम स्टैट्यूट हुआ, कौन कौन से क्राइम कवर करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, उससे क्वेश्चन आ सकता है। जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है, तो स्पेसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे होता है, और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से इसका क्या रिलेशन है, उससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, राइट। अब कई बार जब मैंने देखा है, स्टूडेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं पैराग्राफ रीड करने में, कि क्वेश्चन तो ठीक है, बट पैराग्राफ टाइम टेकिंग होता है, काफी कुछ समझ नहीं आता है कि पैराग्राफ में पूछा क्या जा रहा है। तो ये पैराग्राफ की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के पैराग्राफ देखो यहाँ आपसे इस साल पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। तो देखो आपसे यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड यूएन सिस्टम, राइट, इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ आ सकता है। अभी रिसेंटली न्यूज चल रही है कि भाई इंटरनेशनल लॉ को ना थोड़ा सा डेवलप और करना चाहिए, क्योंकि इस साल ना बहुत करंट हमने क्राइसिस देखी है। स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशंस के बाद बहुत लिमिटेड जो है सक्सेस इस साल हो पाई है। यूक्रेन का मैटर हुआ, रशिया यूक्रेन का, गाजा में जो हुआ, इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर हुआ, उसके बाद आपका ईरान इजराइल का जो मैटर हुआ, राइट। सो इस साल बहुत ज्यादा वॉर लाइक सिचुएशंस डेवलप हुई है। तो इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। स्पेसिफिकली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, वैसे तो रीजनल है बट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके रूल्स को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। तो आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक पैराग्राफ पूछा जा सकता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अब इस साल रशिया ने, अब देखो रिसेंटली, साल तो नहीं कहूंगी पर रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। इसराइल और ईरान के बीच में ऐसी सिचुएशन बन गई थी। इसराइल पैलेस्टाइन की सिचुएशन काफी लंबे से टाइम से चली आ रही है। इंडिया पाकिस्तान में भी इस साल एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी। तो बहुत सारे केसेस में दिस ईयर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो वायलेट हुई है, राइट। कंट्रीज की सोवरेनिटी पे सवाल उठा है, राइट। तो यहाँ पे सोवरेनिटी पे, राइट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली देख लो यहाँ पे जो ग्रीनलैंड रिलेटेड केस है, ठीक है, कनाडा का जो इशू है, पनामा का जो इशू है, ठीक है, स्पेसिफिकली यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 से रिलेटेड जो इशू चल रहा है यहाँ पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। कोई जूस कोजेंस वायलेट हुआ है, कोई प्री एम्प्टी नॉर्म यहाँ पे वायलेट हुआ है, वो पूछा जा सकता है। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी इज अ हॉट टॉपिक जहां से इस साल पैराग्राफ आ सकता है, राइट। और देखो यहाँ से कहाँ पैराग्राफ आ सकता है। रिसेंटली अभी जो न्यूज में चल रहा है वो है इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ बिगेस्ट इशू, राइट। और स्पेसिफिकली इस साल क्यों, क्योंकि आईसीजे ने ना एडवाइजरी ओपिनियन दिया है कि किस तरीके से हम कंट्रीज पे ऑब्लिगेशंस बाइंड कर सकते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज के साथ कॉम्बैट कर पाए। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल लॉ फ्रेमवर्क बनाने की बात भी करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ पेरिस अग्रीमेंट, राइट। तो यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक पैराग्राफ आपको दिया जा सकता है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का रोल और ट्रीटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे, इतने सारे इश्यूज देखे हमने, तो किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगे नहीं लगे, तो सैंक्शन एंड जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो कंटेम्प्रेरी सैंक्शंस है आज के टाइम पे, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात कर लो या फिर यूनाइटेड नेशंस चार्टर में बात कर लो, क्या वो सफिशिएंट है, राइट। स्पेसिफिकली जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैंक्शंस हैं, राइट, जैसे कि कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहता है कि हम पहले पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, नहीं तो हम हॉस्टाइल ट्रीटमेंट देंगे, हम ब्लॉकेट करेंगे, राइट, नहीं तो हम वॉर करेंगे। तो क्या ये सैंक्शन सफिशिएंट है या यूएन भी लीग ऑफ नेशंस की तरह फेल हो जाएगा। तो इस वजह से ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ईरान के साथ जो पूरी सिचुएशन हुई उसका कारण था न्यूक्लियर वेपन्स एंड एनपीटी यानी कि नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी। तो इस साल हाईली चांसेस है कि न्यूक्लियर वेपन्स और नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी से रिलेटेड इश्यूज पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कि न्यूक्लियर वेपन्स, स्पेसिफिकली रशिया के जो प्लान्स हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन का एक स्टेशन बनाएगा बेलारूस में, ठीक है, वो एनपीटी के अकॉर्डिंग कितना सही है, क्या वो एनपीटी वॉयलेट कर रहा है। तो एनपीटी से इस साल आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्टेट ऑफिशियल्स को जो इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, स्पेसिफिकली उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल ट्रायल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी ऑनगोइंग डिस्कशन चल रहा है इंटरनेशनल लॉ में इस पे कि क्या हमें इम्यूनिटी ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स फ्रॉम फॉरेन क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, इस पे कोई लॉ लाना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ लाना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ कमीशन ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है। तो इससे रिलेटेड आपके पास एक पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं यहाँ पे। तो पीस कीपिंग फोर्सेस कितना काम कर रही है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ कितना काम कर रहा है, भाई जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी रशिया के अगेंस्ट बिठाई थी उसने क्या कितना काम किया, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कितना हो पा रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे का कितना रोल रहा है यहाँ पे, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट।
So these are the few paragraphs which you can expect, या फिर हाईली एक्सपेक्टेशन है कि इसके अराउंड आपसे कोई पैराग्राफ या कोई क्वेश्चन पूछा जा सके, राइट। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख लेते हैं कि किस तरह के मतलब पेपर्स नहीं, सिर्फ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू पीआईएल, राइट। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी यहाँ पर मुझे आंसर देंगे, राइट। तो देखो, what are the primary sources of public international law as recognized by International Court of Justice? The correct answer is Article 38 of ICJ. चार ही तो sources हैं यहाँ पे। पहला, treaty, international conventions and treaty. दूसरा, usage and customs यानी कि international customary law. तीसरा, general principle of law recognized by civilized states. Last but not the least, judicial decision and juristic word. But क्या ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है? नहीं। तो यानी कि एक्स एक्यो एच बोनो का प्रिंसिपल याद रखना और जुडिशियल डिसीजन को अप्लाई करते वक्त आर्टिकल 59 अपने दिमाग में रखना ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट, राइट। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, discuss the doctrine of state sovereignty and its limitation under international law. Doctrine of state sovereignty, इसकी कोई limitations है? अगर है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई सवाल तो मैं तुमसे भी पूछूंगी कि नहीं पूछूंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। क्या रोल है? क्या सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रोल है? क्या आर्टिकल 33 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, आर्टिकल 36 इस बारे में बात करते हैं? क्या अगर बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूसली चला आ रहा डिस्प्यूट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंडेंजर करता है, तो क्या सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ मैटर इन्वेस्टिगेट करता है? एंड उसके बाद लगता है कि हाँ, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो इंडेंजर हो रही है, तो क्या यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की तरफ आगे बढ़ता है? बिल्कुल, यही रोल है यूनाइटेड नेशंस का, राइट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज? गाइस, वीसीएलटी के आर्टिकल जरूर याद रखना। वीसीएलटी वो लॉ है जिसको ध्यान में रख के ट्रीटी बनाई जाती है। नाउ वन ऑफ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या वीसीएलटी को ध्यान में रख के अगर कोई ट्रीटी बनाई गई है बट वो जूस कोजेंस यानी कि प्री एंट्री नॉर्म वॉयलेट कर रही है, तो क्या वो ट्रीटी वॉयलेट हो जाएगी? यस या नो? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। Last is, how does the principle of non-intervention affect the relations between states? Right? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, राइट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट कुछ टिप्स ताकि आपको एक हेल्प हो सके इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने में, राइट। सबसे पहले, नो द सिलेबस। सिलेबस को समझो, एग्जाम पैटर्न को समझो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, एंड उसके बाद जो की कंसेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके फंडामेंटल टॉपिक्स है, एक फाउंडेशनल क्लैरिटी है, वो डेवलप कर सको तो वो करो। कर सको क्या, करना ही है। और जब आप यूजुअली पढ़ते हो ना, तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि वन लाइनर नोट्स जरूर बनाना। वन लाइनर नोट से क्या होता है ना, रिवीजन बहुत इजी हो जाता है। अगर हम इन डेप्थ में नोट्स बनाते हैं ना, तो रिवीजन भी बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो ट्राई टू मेक वन लाइनर नोट्स, राइट। जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ पे प्रैक्टिस करो, जितना हो सके मॉक्स दो, ताकि आपको पता चले कि वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट आर द टॉपिक्स वेयर यू नीड टू डेवलप बेटर फाउंडेशनल क्लैरिटी, राइट। लैंडमार्क केसेस एंड जजमेंट्स में ज्यादा फोकस करो, बट कंटेम्प्रेरी नहीं भूलना है, इसका मतलब, राइट। टेक्स्ट बुक रेफरेंस मटेरियल को यूज करो अपनी पढ़ाई के लिए, राइट। अगर आप किसी तरह की हेल्प नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, रीसेंट डेवलपमेंट्स के साथ अपडेटेड रहिए, क्योंकि हो सकता है कोई पैराग्राफ रीसेंट डेवलपमेंट से आपसे पूछा जाए, राइट। अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में करिए ताकि आप टाइमली सिलेबस खत्म करके रिवीजन भी कर सके एंड साथ ही साथ यहाँ पे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सके। एंड अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो उसे क्लियर करो। आप किसी स्टडी ग्रुप का, आप किसी मेंटोर का या आप किसी कोचिंग का यूज कर सकते हो। एंड यू स्टिल हैव डिफिकल्टी, देन you know where to find us, that is Legal Edge after college. And that reminds me दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर दिक्कत हो रही है, अगर फाउंडेशनल क्लैरिटी डेवलप नहीं हो रही है, एंड यू थिंक यू नीड अ सपोर्ट, अ हेल्पिंग हैंड, अ मेंटर फॉर योर प्रिपरेशन, देन लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन।
और आप चाहे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चूज करें या क्रैश कोर्स चूज करें, you have wonderful opportunity. All you have to do is write this code of LEACYT and आप flat 10% discount यहाँ पर avail कर सकते हैं. And not just this guys, right? अब इसके अलावा कोई भी डिफिकल्टी आती है, then you know where to find us. All we need is you to comment and tell us where exactly you have been facing this difficulty. सेशन पसंद आया, सिलेबस जानने को मिला, उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जानने को मिले, इनफैक्ट पैराग्राफ्स कहाँ से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं ये तक जानने को मिला, और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ प्रिपेयर कैसे करना है ये तक जानने को मिला. तो एक सेशन में तो कितनी सारी अच्छी अच्छी न्यूज आपको पता चल गई है. तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो गलत बात है. क्यों? क्योंकि ऐसे ही हम बाकी के सारे सब्जेक्ट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, जहां हम सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है ये भी डिस्कस करेंगे. पर तुम्हें कैसे पता चलेगा ये कब होने वाला है? तो सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट सेशंस, राइट? एंड इफ यू लाइक द सेशन देन लाइक इट, शेयर इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट करके मुझे बताओ ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा टॉपिक है, और कौन सा केस है जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है. एंड आई प्रॉमिस we will bring out that session for you to make sure कि तुम्हारी preparation smooth हो सके. And if you have any further query and if you are interested in a course, you know where to find us. You can reach out us on 6363286363. And I'll see you guys until next time. Bye bye.